हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस हिंदी माध्यम यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज है 9th ऑफ अप्रैल और क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स में, वो आज हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, कल आरबीआई ने अपनी जो चालू वित्त वर्ष है हमारा, जो 2022 और 23, तो उसकी जो फर्स्ट जो आपकी मौद्रिक नीति समिति है, उसकी क्वार्टरली जो मीटिंग होती है, उसकी 3 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। उसमें जो आरबीआई गवर्नर हैं, उन्होंने ये कहा कि जो 4.5% का हमारा महंगाई दर का आंकड़ा था पहले, कि हमारी जो वित्त वर्ष है जो इसमें 4.5% की महंगाई दर रहेगी, उसको उन्होंने बढ़ा दिया है 5.7%। तो ये एक चिंताजनक बात है हमारे लिए कि महंगाई की जो दर है वो 4.5% से 1.2% बढ़ के 5.7% हो गई है। दूसरा, एक उन्होंने चेंज किया है हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है, विकास दर के पूर्वानुमान को। पहले हमारा जो इस फाइनेंशियल ईयर का जो पूर्वानुमान था वो 7.8% था, उसको उन्होंने घटाकर कर दिया है 7.2%। और इससे पहले आपको पता है, कल हमने बताया था कि एशियाई विकास बैंक है, एशियाई विकास बैंक ने क्या किया है, जो 7.5% हमारी जो है इस साल की पूर्वानुमान लगाया है, और नेक्स्ट ईयर जो 23-24 का हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए उन्होंने 8% का, और ये कहा कि भारत सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक देश रहने वाला है। लेकिन जब आरबीआई ने ही अपने आंकड़ों को कम कर दिया है और ये भी फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग है, तो देखिए आगे ये ग्रोथ रेट हमारी कितनी रहती है। साथ ही जो हमारी रेपो रेट है और जो रिवर्स रेपो रेट है, उसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है, और ये लगातार 4% और 3.5% पे बनी हुई है। आप जानते हैं कि रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। जो मॉनेटरी पॉलिसी है हमारी, मोनेटाइजेशन की जो हमारी आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों आते हैं। रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट जब भी कोई शॉर्टफॉल होता है कॉमर्शियल बैंक्स को मनी का, तो अपनी सिक्योरिटीज को डिपॉजिट करके सेंट्रल बैंक से कॉमर्शियल बैंक मनी बोरो करते हैं, या सेंट्रल बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक को मनी लैंड करती है। और इसका अपोजिट होता है कि जब सेंट्रल बैंक को, आरबीआई को मनी चाहिए होती है, तो वो कॉमर्शियल बैंक से उस मनी को बोरो करती है। तो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होते हैं। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि हमारी आरबीआई के अनुसार कितनी ग्रोथ रेट रहने वाली है, एडीबी के अनुसार कितनी ग्रोथ रेट रहने वाली है, रेपो रेट कितना रहा, रिवर्स रेपो रेट कितना रहा, और महंगाई दर में कितनी बढ़ोतरी की गई है, इसका कितना पूर्वानुमान लगाया है। तो ये है 5.7%। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की ये 7वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, और इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। तो ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में योजना की डेट अक्सर पूछ लिया करता है, मिलान के लिए पूछ लेता है, अकेली योजना की डेट पूछ सकता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक्चुअल में क्या थी? ऐसी इकाइयां जिन उनको जो कॉरपोरेट के अंदर नहीं आती, कृषि के अंदर नहीं आती, और हमारे एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत नहीं आती, ऐसे व्यापारी या ऐसे उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक का कर्जा देने के लिए भारत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई। तो ये 10 लाख तक का कर्ज इसमें दिया जाता था, जिससे कि वो उद्यमी अपने जो उनका जो भी बिजनेस है उसको ग्रोथ कर सकें। और वो कॉरपोरेट में नहीं आना चाहिए था, यानी कृषि में नहीं आना चाहिए, और एमएसएमई सेक्टर में नहीं आना चाहिए। तो इसकी जो कल 7वीं वर्षगांठ मनाई गई, उसमें वित्त मंत्री ने इसके आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि मुद्रा योजना के तहत 34.42 करोड़ लोन खाते सैंक्शन किए गए, जिसमें से 18.60, ये 18.60 है, 18.60 लाख करोड़ रुपए का लोन लोगों को दिया गया। इसके आगे उन्होंने बताया कि जो 68% के लोन अकाउंट है, ये जितने भी 34.42 करोड़ के लोन अकाउंट हैं, उनमें से जो 60% के लोन अकाउंट हैं वो महिलाओं को दिए गए हैं। 22% के लोन अकाउंट ऐसे लोगों को दिए गए जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया था, और साथ ही 58% हमारे जो लोन अकाउंट है हमारे जो एससी, एसटी एंड ओबीसी लाभार्थियों को दिए गए। तो ये मुद्रा योजना के बारे में कल, क्योंकि इसकी 7वीं वर्षगांठ थी अप्रैल में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? एक आपकी डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक आपके कितने खाते हैं, कितना इसमें लोन दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये टैक्स कलेक्शन जो हमारा पूरा वित्त वर्ष में हुआ है, जीएसटी, आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों को मिला के,
तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों को मिला के जो हमारा 34% का इसमें ग्रोथ हुई है, जो कि जो 2020-21 में कितना था, 22.17 लाख था, और ये इस बार 27 लाख करोड़ हुआ है। तो ये फिगर इंपॉर्टेंट है, 27 लाख करोड़। 2021-22 में इतना हुआ है, और ये 20-21 में कितना था, 22.17 लाख करोड़ था। इसमें कितने की बढ़ोतरी हुई है, 34% की बढ़ोतरी हुई है। आपको पता है कि जीएसटी अकेले में कितना रहा है इस बार का, वो भी एक रिकॉर्ड स्तर पर रहा था। तो ये रहा था 1,42,000 करोड़ के आसपास, है ना, 1.42 लाख करोड़ के आसपास जीएसटी का आंकड़ा रहा था इस बार। 1,42,95 करोड़ ये रहा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टैक्स कलेक्शन जो हमारे सारे इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उसमें कितने रहा है इस बार, 27 लाख करोड़। ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, थर्बीज। थर्बीज क्या है? देखिए, थर्बीज रेबीज की एक वैक्सीन है जो कैडिला फार्मास्यूटिकल्स ने बनाई है। ये एक निजी कंपनी है, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, इसने बनाई है। ये 3 डोज की वाली एक रेबीज वैक्सीन है। अभी तक हम जानते हैं कि भारत में या विश्व में 5 डोज वाली वैक्सीन चलती है, जिसको 0, 3, 7, 24, 28, यानी कि पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और 28वें दिन, ये 5 दिन हम इसको लगाते थे। इसमें अक्सर होता क्या था कि पेशेंट को भी रिलीफ, और पेशेंट भी ये सोचता था कि भाई ठीक है, ये अक्सर इसकी लास्ट वाली डोज जो है वो मिस हो जाया करती थी। जब मिस हो जाती थी तो उसमें क्या है, जब पूरी बूस्टर डोज नहीं लगेगी तो उसमें संक्रमण का खतरा बना रहता था। तो इसी चीज को कम करने के लिए कैडिला ने थर्बीज नाम की एक वैक्सीन बनाई है। अब इसमें क्या होगा, ये 3 डोज की वैक्सीन बनेगी, और जिसे सिर्फ 8 दिन में, इसका ड्यूरेशन 1 महीने का नहीं होगा, सिर्फ 8 दिन में तीनों डोज को लगा दिया जाएगा। तो अब भारत में प्रत्येक वर्ष देखिए 20,000 लोग ऐसे हैं जो रेबीज वायरस के संक्रमण से एक्सपायर कर जाते हैं। जो हमारे डॉग्स होते हैं उसमें अक्सर ये पाया जाता है, मंकीज में भी पाया जाता है। तो ये रेबीज वायरस का जितना भी संक्रमण होता है, उससे लगभग 20,000 के आसपास मृत्युएं भारत में हो जाती हैं, और उसके लिए 3 डोज वाली थर्बीज को कैडिला फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत एवं अमेरिका अभी क्या है, +2+2 की वार्ता। भारत एवं अमेरिका 2+2 की वार्ता होगी 11 अप्रैल को, और ये कहाँ होगी, वाशिंगटन में होगी। तो इसमें हमारे विदेश मंत्री जो हैं जयशंकर प्रसाद जी, और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी जाएंगे। और अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है, एंटनी ब्लिंकन, और अमेरिका के रक्षा मंत्री कौन है, लॉयड ऑस्टिन। ये दोनों लोग वहां पे 2+2 की वार्ता होगी। और 2+2 की वार्ता भारत अमेरिका के साथ करता है। तो भू राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत महासागर को लेकर बातचीत होनी है मेनली, और इसमें रूस और चीन का इस पर क्या प्रभाव है, इस पर भी मुख्यतः वार्ता होगी। तो 2+2 की वार्ता फिलहाल भारत किसके साथ करने जा रहा है, यूएसए के साथ। यूएसए के प्रधानमंत्री, सॉरी, यूएसए के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है ग्रीन स्टील। देखिए, आजकल क्योंकि सतत विकास की बात चलती है, सतत वातावरण की बात चलती है, तो जितने भी हमारे कार्बन उत्सर्जन वाली जो भी प्रोडक्शन है, उसको किस तरीके से कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए, और उनको कैसे जो जिस एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं उसको कैसे ग्रीन एनर्जी में बदला जाए, उसके लिए विश्व प्रयासरत है। तो ग्रीन स्टील का उत्पादन अब कहाँ कौन करेगा, स्वीडन करेगा। और ये ग्रीन स्टील वो कैसे बनाएंगे, ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, हाइब्रिड। इसको किसके तरीके, हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी है। हाइड्रोजन गैस का उसमें यूज करके हम लोग स्वीडन में ग्रीन स्टील का निर्माण किया जाएगा। और आप जब जानते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल से अभी मिस्टर नितिन गडकरी जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल की कार में बैठ करके कहाँ गए, संसद। तो एक प्रतीकात्मक था कि वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द हाइड्रोजन फ्यूल सेल। टोयोटा मिराई कार जो पायलट प्रोजेक्ट की तरह पुणे में उन्होंने लॉन्च की है, वो किससे चल रही है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से। नेक्स्ट है आपका प्रकृति। देखिए, प्रकृति क्या है, प्रकृति एक शुभंकर है जो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और उन्होंने बताया कि प्रकृति ये शुभंकर लोगों में
जागरूकता फैलाने का काम करेगा कि कैसे सतत वातावरण, हम अपनी पीढ़ी को कैसा वातावरण देने के जाने वाले हैं, उसके लिए लोगों को जागरूक करेगा कि हमें इसमें कम से कम कार्बन उत्सर्जन करना है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे आम जो हमारे आज के मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने में लोगों की सहायता मिल सके। तो ये प्रकृति याद रखना है आपको। स्वीडन में ग्रीन स्टील का आयरन जो है उत्पादन हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी हाइब्रिड से होगा, ये याद रखना। नेक्स्ट है आपका फास्टर। फास्टर क्या है? फास्टर है फास्ट एंड सिक्योर्ड, तेज और सुरक्षित ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। देखिए इसमें कोई भी इंटरफेरेंस ना हो सके, कोई भी इसको मतलब हैक ना कर सके, इस तरीके से फास्ट सिक्योर भी हो और ये फास्ट भी हो। ये फास्टर एक पोर्टल सॉफ्टवेयर है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री एन वी रमन्ना जी ने लॉन्च किया है। इसके माध्यम से क्या होगा कि जो अभी तक पेपर और इस तरीके के माध्यम से काफी समय बाद जो अदालत के वो पहुंचते थे, निर्णय पहुंचते थे लोअर ऑफिसेज और कोर्ट्स में, तो उसको जल्दी पहुंचाने के लिए फास्टर एक सॉफ्टवेयर की शुरुआत की गई है। तो इसमें क्या है, फास्टर से अदालतों के आदेशों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुरक्षित एवं तेजी से, तो फास्ट भी है और सिक्योर्ड भी है, प्रसारित करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है आपका एक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने टेम्पल 360 पोर्टल लॉन्च किया है। टेम्पल 360 पोर्टल क्या है? टेम्पल 360 पोर्टल है कि ये अभी कुछ मंदिरों, अभी तो कुछ मंदिर हैं इसमें और कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, इनका ऑनलाइन दर्शन घर में, लोग घर में बैठ के कभी भी किसी भी समय इनके ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। तो ये टेम्पल 360 क्यों है? कि उसमें 360 व्यू दिखाया जाएगा। तो इस पोर्टल का नाम क्या रखा गया है? 360 पोर्टल और फास्टर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल में देख लेते हैं। देखिए प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? गोरखपुर में। गोरखपुर में कहाँ? गोरखपुर के पिपरी में। अभी सीएम साहब जब गोरखपुर में विजिट करने गए थे तो इसमें देरी पर उन्होंने कार्यदायी संस्था पे सवाल उठाए थे, तो इसलिए ये, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये चर्चा में इसलिए बना हुआ है। तो प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? गोरखपुर के पिपरी में। अच्छा, एक जिला एक उत्पाद योजना चली रही है यूपी में। एक जिला एक उत्पाद योजना की ही तर्ज पर भारतीय रेलवे ने और उद्योग मंत्री जी ने क्या किया है, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना। अब रेलवे स्टेशन पर भी प्रत्येक जो उस जिले का उत्पाद होगा वो वहां के प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर भी एक उत्पाद मिलना स्टार्ट होगा। तो एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की शुरुआत आज होने जा रही है और वो कहाँ से हो रही है? चुनार के रेलवे स्टेशन पे। और चुनार रेलवे स्टेशन कहाँ पड़ता है? उत्तर मध्य रेलवे मंडल, जिसका जोनल हेडक्वार्टर कहाँ पे है? प्रयागराज। तो ये यहाँ से एक स्टेशन एक उत्पाद चुनार रेलवे स्टेशन से उत्तर मध्य रेलवे मंडल के प्रयागराज। अच्छा, दूसरा है आपका ये उत्तर प्रदेश में छोटे मियाँ बड़े मियाँ की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ है? देखिए यूपी स्पेशल में करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन तो पूछता ही है, साथ में जो वहाँ की कुछ सांस्कृतिक विरासत हैं, जो छोटे छोटे मंदिर हैं, दरगाह हैं, जैसे देवा शरीफ के उससे क्वेश्चन पूछ लेता है, सलार मियाँ की दरगाह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसी तरीके से चूंकि अब ये चर्चा में आया है, चूंकि यहाँ पे एक 100 करोड़ का गबन हुआ है और एक नया है ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ की प्रसिद्ध दरगाह, तो वहाँ पे एक प्रशासक एसडीएम को वहाँ पे प्रशासक नियुक्त किया गया है 100 करोड़ के गबन के बाद। तो ये चीज ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ की प्रसिद्ध जो दरगाह है वो कहाँ है? ये जलेसर पड़ता है। कहाँ पे? एटा। तो एटा जो जनपद है उसके जलेसर में ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ की जो प्रसिद्ध दरगाह है वहाँ पर 100 करोड़ के गबन के बाद एक प्रशासक की नियुक्ति हुई है, इसलिए इसको भी, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो गोरखपुर वाला ये आपको याद रखना है कि आयुष विश्वविद्यालय खुल रहा है। एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की शुरुआत चुनार रेलवे स्टेशन से हो रही है। और दूसरा आपका उत्तर प्रदेश में छोटे मियाँ बड़े मियाँ की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ है? वो जलेसर। तो दोस्तों ये था आपका आज का करंट अफेयर। कैसा लगा आपको करंट अफेयर? अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश। और हम एसडीएम सर जो मनीष सर हैं उनके साथ मिलकर के आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो लेके आते हैं। तो आज इतना ही था करंट अफेयर्स में। थैंक यू वेरी मच।